अस्सलाम वालेकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क में खौफनाक ज़लज़ले की, कराची में गिरती हुई इमारतों के हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले से दिल दहल गए, लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। माहिरीन ने आफ्टर शॉक्स का खतरा भी जाहिर कर दिया। कराची की 2 करोड़ आबादी गिरती हुई इमारतों के खौफ तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 422 इमारतें रिहाइश के लिए खतरनाक करार दे दी। लियाकतपुर में डायलिसिस सेंटर 10 साल बाद भी फंक्शनल ना हो सका। गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मरीज 200 किलोमीटर दूर रहीम यार खान और बहावलपुर से इलाज कराने पर मजबूर। और 62 करोड़ का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। रमजान में पानी के बहरान का खदशा। तफरीही पार्क में गंदगी के ढेर। इंतजामिया गफलत की नींद सो गई। नाजरीन, टॉप स्टोरीज आपने जानी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में आने वाले खौफनाक जलजले की। आपको बताएं कि पाकिस्तान भर में जलजले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। अवाम खौफ में मुब्तला हो गए और PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रात जलजले से 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वाले अफराद में 5 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। जलजले में 200 के करीब अफराद दीवारें और छतें गिरने से जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता रात 9:47 पर जलजला आया, जिसने दरो दीवार को हिला कर रख दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक जलजले की गहराई 180 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.8 रिकॉर्ड की गई और इसका मरकज़ अफगानिस्तान में कोहे हिंदुकुश रीजन था। जलजले के झटके पाकिस्तान समेत तुर्कमानिस्तान, भारत, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, चीन और अफगानिस्तान में भी महसूस किए गए। जलजले के बायस जो नुकसानात हुए हैं उनकी भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अब तक 9 अफराद के जाबक होने की इत्तलात है, जबकि करीब अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इसी बारे में हम जानेंगे। फैज़ान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस हवाले से क्या रिपोर्ट मौसूल हुई है। फैज़ान, बताइएगा इस बारे में। पिछला सब 9:47 पर खौफनाक जलजला आया था, जिसकी शिद्दत जो है वो 6.8 रिकॉर्ड की गई थी। जलजला पे मरकज़ के मुताबिक इसकी गहराई जो है वो 180 से 181 किलोमीटर इसकी गहराई रिकॉर्ड की गई, जबकि जलजले का मरकज़ जो है वो को हिंदुकुश अफगानिस्तान बताया जा रहा है। PDMA के मुताबिक 47 लोग जलजले से जख्मी हुए हैं, जबकि 9 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं। PDMA ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा गया है कि 47 अफराद जो हैं वो जलजले में मकानात की छत गिरने से और दीगर लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 9 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं। जो मकानात को नुकसान पहुँचा है, 20 मकानात को नुकसान पहुँचा है। जी, जलजले की शिद्दत जो है 180 के करीब रिकॉर्ड की गई है और आपको बताया कि जलजले से सबसे ज़्यादा नुकसान सवात में होने की इतलात मौसूल हुई हैं। वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये जान लेते हैं अब्दुल्ला शीरीन से। अब्दुल्ला, बताइएगा जलजले के बाद यहाँ पर कितने नुकसान की इतलात मिली हैं? बिल्कुल, गुज़श्ता रात होलनाक जलजले के दौरान दीवारें गिरने और बगदर से 2 बच्चे जांबाक हो गए हैं, जिनमें 15 साल बच्ची मदियन से उनका ताल्लुक़ है और 20 साल लड़का जिनका ताल्लुक़ स्वात के इलाका शमोजो से है। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक 200 अफराद जो है ना अस्पताल ला गए थे, जिनमें 93 अफराद ज़ख्मी हो गए थे और जो ज़्यादातर अफराद हैं वो डर की वजह से बेहोश हो गए थे। इलाज मुआलजे के बाद उनको घरों को जो है मुंतकिल कर दिए गए। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा वाज़ेह कर दूँ कि स्वात के जो बालाई इलाके है, सयाहती मुकाम है कालाम रोड, लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गया था, उसको भी बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसको खोल दिया गया। आज के जदीद दौर में साइंसदानों ने बहुत तरक्की की है और ऐसी ईजादात की हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है, मगर जलजले से मुतालिक तहकीकात इस उरूज पर नहीं पहुँच पाई हैं कि जलजले के आने का वक्त जलजले से पहले पता चल सके। जो गुज़श्ता रोज़ जलजला आया है, इसकी शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। इसी बारे में हम बात करेंगे। चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DG मेट हैं। इसके अलावा बिलाल फैज़ी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तर्जुमान रेस्क्यू 1122 KP के। उनसे भी जानेंगे जो नुकसानात की रिपोर्ट अब तक सामने आई है।
चौधरी साहब, पहले आपकी जानिब आता हूँ, ये फरमाएगा कि गुज़िश्ता शब 9:47 पर यह ज़लज़ला आया और 6.8 शिद्दत रिकॉर्ड की गई। ये फरमाइएगा कि इसका जो मरकज़ था वो क्या था और कितनी शिद्दत का जो है ये ज़लज़ला था जहाँ से ये पैदा हुआ था? जी बिल्कुल, इस तरह के जो डीप डेप्थ जिनकी होती है, जो अमूमन हिंदू कश रीजन जो हमारा अफगानिस्तान और कुछ इसका इलाका जो है पाकिस्तान में भी है, तो इसमें जो डीप ज़लज़ले अमूमन आते हैं, जैसे रात को जो है वो उसकी 180 किलोमीटर डेप्थ थी और ये दूर तक फील होते हैं, लेकिन इनमें नुकसान जो करीबी जो सेंटर के पास होता है उसमें ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये फील काफ़ी दूर तक होते हैं और इसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी थी। 6.8 की जो रेक्टर स्केल पे इसकी शिद्दत थी। तो इस तरह जो हिंदू कश में आते हैं इनमें नुकसान पाकिस्तान में कोई, क्योंकि डीप होते हैं इसलिए कोई शैलो नहीं होते ज़्यादा, तो नुकसान जो एपिसेंटर के करीब ज़्यादा होता है। चौधरी साहब, ये बताया जाता है कि ये तमाम तर इलाका जो है जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं ये फॉल्ट लाइंस के ऊपर वाक़े है और इस तरह के ज़लज़ले आना जो है वो आने वाले दिनों में एक मामूल होगा, क्या इस तरह से हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल, ये फॉल्ट पे है और फॉल्ट लाइन पे है और इस तरह के ये जो बड़े ज़लज़ले होते हैं, जैसे ये हमारे बलूचिस्तान और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, बड़ी मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले इन इलाकों में आ सकते हैं, छोटे तो दूसरे प्लेन एरियाज में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज़लज़ले किसी टाइम भी आ सकते हैं, किसी वक्त भी आ सकते हैं। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि आफ्टर शॉक्स का जो है वो भी खदशे का इजहार किया जा रहा है, तो आफ्टर शॉक्स क्या अभी आ सकते हैं? जी बिल्कुल, कल जैसे ये 9:47 पे जो हमारे ज़लज़ला आया था, इसके तकरीबन 1 घंटे बाद कोई 9:10:43 और 53 पे शायद 2 आफ्टर शॉक्स आए हैं। वो उनकी मैग्नीट्यूड 3.7 और 8 थी। तो आफ्टर शॉक्स आते हैं, लेकिन इसमें उनकी इंटेंसिटी इतनी होती जो ओरिजिनल ज़लज़ला होता है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, जैसे आप अभी बता भी रहे थे कि ज़लज़ले के हवाले से हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस तरह से ज़लज़ला आ सकता है। जिस तरह टर्की में पिछले दिनों ज़लज़ले आए तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा था पाकिस्तान में कि ज़लज़ले मुतवक्के हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन वो तो कुछ दिन की प्रेडिक्शन लोग सोशल मीडिया पे कर रहे थे, कोई 72 आवर्स या कुछ इस तरह की, तो वो तो ऐसे नहीं होता जैसे आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मैकेनिज्म, अभी तक रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन अभी तक मैकेनिज्म नहीं है कि हम बता सकें कि इतनी देर बाद, जैसे वेदर की फोरकास्ट करते हैं। तो ये तो कहना ऐसे ही है कि कोई मेरे ख्याल में अभी तक पॉसिबल नहीं है ऐसे प्रेडिक्शन करना। ठीक। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि प्लेटों के ऊपर वाक़या हैं जिसकी वजह से ज़्यादा ज़लज़ले जो है महसूस किए जाते हैं, और अगर हम ख़ास तौर पे कल के ज़लज़ले की बात करें तो कुछ नुकसान हुए, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत सारी ऐसी खस्ता हाल इमारतें थी जो गिर गई हैं और लोग बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए हैं। तो सर, इस हवाले से अब गवर्नमेंट्स को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि जो खस्ता हाल इमारतें हैं, अभी जैसे कि कल का ज़लज़ला है तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक थ्रेट है, आगे भी ऐसे ज़लज़ले मुतवक्के हो सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी खस्ता हाल इमारतें हैं, उस हवाले से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे खस्ता हालत इमारतें हैं, ये तो किसी भी ज़लज़ले से, वो जैसे रात जो मैग्नीट्यूड का है तो वो तो वैसे वो डिमोलिश हो सकती हैं, लेकिन लॉज तो हैं, ये जो हमारे बिल्डिंग लॉज हैं वो अगर फॉलो करें तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो चौधरी साहब, ये जो गुज़श्ता दिनों में तुर्की में आया ज़लज़ला और उसके बाद जो है मज़ीद भी इस रीजन में इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे, आने वाले दिनों में इस हवाले से जो है वो क्या हालात रहेंगे? क्या जो प्रेडिक्शंस की जा रही थी उसमें किसी हद तक सदाकत होगी या हम ये समझें कि ये अफवाहें हैं जो कि सोशल मीडिया पर चल रही हैं? देखिए, मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया कि अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म पूरी वर्ल्ड में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं, पूरी वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि जो मैकेनिज्म पूरी दुनिया में है वही हमारे पास है। तो अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि हम कह सकें कि फलां दिन और फलां टाइम पे कोई ज़लज़ला आने वाला है। बिलाल फैज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप कल के ज़लज़ले के हवाले से, क्या क्या नुकसानात हुए हैं KPK में? खैर, पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज़ आने वाले ज़लज़ले से अब तक जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो तकरीबन 10 अफराद जांबाग हुए हैं, जिसमें 5 मर्द, 3 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। इसमें कुछ डेथ जो है वो हरकतें कल्ब बंद होने की वजह से या डर और खौफ की वजह से जो है वो हार्ट अटैक की वजह से भी हुई हैं। इसी तरह जो है वो 40 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं।
टोटल घर तकरीबन 50 से जायद जो है वो कोलैप्स हुए हैं या जिनको जिसवी नुकसान पहुंचा है। इसमें 10 से जायद ऐसे मकानात हैं जो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हुए हैं। आपको पता है जैसे ही इस किस्म का सानेहा होता है तो 3 किस्म के फेजेस हमें हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला फेज होता है इमरजेंसी का। वो गुज़िश्ता रात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस रेस्क्यू 112 ने बखूब मुकम्मल किया। उसमें जितने भी जो जख्मी थे उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, फर्स्ट एड फराहम की गई। इसी तरह जो मलबे के नीचे दबे हुए अफराद थे उनको भी निकाला गया। उसके बाद जो है अब सेकंड फेज जो है वो रिलीफ का है, थर्ड फेज जो है वो रिहैबिलिटेशन का है। रिलीफ में हम लोग अक्सर इस तरह करते हैं कि जितने भी ऐसे मकामात जहाँ पे घर जो है वो मुकम्मल डैमेज हुए हों वहाँ पे खाने पीने की अशिया या वहाँ पे टेंट्स वगैरह और रिहायशी जो चीज़ें हैं वो फराहम की जाती हैं। थर्ड फेज जो है वो हमारा रिहैबिलिटेशन है, जिसको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिल के जो घर डैमेज हुए हैं उनका सर्वे किया जाता है और उसकी दोबारा बनाने के लिए जो है वो काम किया जाता है। बिलाल साहब, जो दूर अफ्तादा इलाके हैं, इत्तलात ये आ रही हैं कि वहाँ पर भी कुछ नुकसान हुआ है, कुछ इमारतों में दरारें भी आई हैं, तो क्या उन इलाकों से भी इस हवाले से कोई इत्तलात मौसूल हो रही हैं किस किस्म के नुकसान की? जी बिल्कुल सही। इस किस्म का वाक़यात होते हैं तो ज़्यादातर जो इनसाइड सिटी के एरियाज़ होते हैं। अगर मैं पेशावर की बात करूं तो हमारे पास मुख्तलिफ ऐसी करीमपुरा, शाहीन बाज़ार और इससे मुल्हिका जो इलाके हैं जो इनसाइड सिटी के हैं वो ऑलरेडी घर जो है वो काफ़ी मफरूश भी हैं और उन पुराने भी हैं, पुरानी तर्ज तामीर भी है, लकड़ी का काम भी उसमें हुआ है। तो उस वजह से जो है उनमें दरारें पड़ी हैं। जो छोटे घर हैं जिनमें कीचड़ से बने हैं या ईंटों से बने हुए हैं उनमें भी दरारें आई हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर ओवरऑल हम लोगों को अभी तक जो इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक 50 से ज़ायद जो है वो घर हैं जो डैमेज हुए हैं और इसी तरह ये चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती हैं और इसीलिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ जगहों पे सर्वे करती है और उस सर्वे की तनाजुर में ही आइंदा लाहे अमल जो है वो तय किया जाता है। अच्छा बिलाल, जिस तरह से आप बता रहे थे घरों की कंडीशन भी आप बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इमारतें जो हैं इस वजह से अफेक्ट हुई हैं, आप मुझे ये बताइएगा कि जो आपने कल यकीनन रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया होगा, बहुत सारे ज़ख्मियों को अस्पताल भी पहुंचाया होगा, कैसी उनकी हालत बताई जा रही है? गुज़िश्ता रोज़ जो सानेहा पेश आया था उसमें सबसे ज़्यादा अगर कैजुअल्टीज़ हुई हैं तो वो कैजुअल्टीज़ हैं जो कि लोग अनकॉन्शियस हुए थे, जिन्होंने खौफ था वो कोलैप्स किए गए थे। वो तकरीबन 120 प्लस लोग ऐसे थे जो कि सिर्फ इस वजह से डर और खौफ की वजह से जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए। इन सब में तकरीबन इस वक्त 18 के करीब जो है वो जख्मी वो हैं जिनको अभी हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मजीद जितने भी जो है वो सबको जांच कर दिया गया है। इस वक्त उनकी हालत जो है वो ज़्यादातर खतरे से बाहर ही है और हम उम्मीद करते हैं बल्कि दुआ करते हैं कि जितने भी जख्मी हैं वो जल्द रूबे सेहत हों। ठीक है बिलाल साहब, साथ रहिएगा। असलम साहब, ये जो गुज़श्ता शब ज़ल्ज़ला आया, अभी हम बात कर रहे थे कि हिंदू कश रीजन जो है इसका मरकज़ था, लेकिन ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान हो, चाइना हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, हर जगह पर जो है ये ज़ल्ज़ला महसूस किया गया है। लेकिन मरकज़ के करीब जो इलाके हैं वहाँ पर गालिबन जो है ये बहुत ज़्यादा महसूस किया गया है। तो ये कोई हिंदू कश की जिस तरह से आपने बात की, यहाँ पर जो ज़ल्ज़ले आते हैं काफ़ी दूर तक जो है ये महसूस किए जाते हैं, काफ़ी दूर तक जाते हैं। तो इसकी वजह ये तमाम तर जो है इलाका इन फॉल्ट लाइंस पर है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, या बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है? ये फॉल्ट लाइन पे यहाँ पे ये ज़ल्ज़ला आया था, जितना डीप ज़ल्ज़ला होगा उसकी ज़्यादा दूर तक उसकी जो है असरात जाएंगे, लेकिन डिस्ट्रक्शन वही होगी जो करीब तरीन इलाके होंगे। तो ये जैसे आपने कहा इंडिया में भी और ताजिकिस्तान वगैरह इसमें भी ये फेल्ट हुआ, तो ये जितना डीप होगा उतनी दूर तक जाएगा। ठीक है। और जो है वो एक धमक के साथ कुछ ज़ल्ज़ले ऐसे होते हैं जो कि एक धमक के साथ या सिर्फ एक झटका सिर्फ ऐसा होता है, तो वो भी क्या डीप ज़ल्ज़ले होते हैं जिसकी वजह से ये महसूस होता है?
लेकिन वो जो जिनकी शैलो डेप्थ होती है वो तो उनका वो ज्यादा महसूस होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2005 में जो हमारा ज़ल्ज़ला आया था कश्मीर मुजफ्फराबाद में, इसका मरकज था, तो वो उसकी सिर्फ 10 किलोमीटर डेप्थ थी, तो वो उसकी 7.5 थी उसकी जो मैग्नीट्यूड थी। तो वो तो ऐसा झटका एकदम जितना शैलो होगा उतना ज्यादा हमें लगेगा कि झटका ज्यादा तेज लगा है। सर, जिस तरह से अभी आप 2005 के ज़लज़ले की बात भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा था उस वक्त भी, और अभी कल के ज़लज़ले की बात की जाए तो इसकी शिद्दत उतनी नहीं थी लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो सर, ऐसे में हम लोग ना तो ज़लज़ले को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना हम इस हवाले से कोई मज़ीद चीज़ें जो हैं बता सकते हैं पहले ही किसी को, लेकिन इस हवाले से हम क्या इक़दामात कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए यही तो है ना, जैसे हैज़र्ड मैप हम पुराने जो डाटा की बेस पे बनाए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान महकमा मौसमियात ने बनाए हुए हैं, तो ये हम कर सकते हैं कि इस इलाके में ज्यादा शिद्दत के ज़लज़ले आ सकते हैं। वो इलाके जो है वो प्रिडिक्टेड हैं कि इस इलाके में इतना बड़े ज़लज़ले आ सकते हैं, तो ये हो सकता है। तो बाकी जो मेजर्स हैं वो तो लेने होंगे कि इस तरह की इमारतें बनाएं, इस तरह के कानून होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन फिलहाल मुश्किल है। ठीक है, बिलाल साहब ये फरमाइएगा कि सवात के इलाके में या इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर कुछ लैंड स्लाइडिंग की इतलात भी मौसूल हुई हैं, कुछ रोड्स बंद हो गई थी इस ज़लज़ले के बाद, तो इस बारे में रेस्क्यू के पास जो है वो क्या इतलात हैं, क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? अच्छा, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ, खैबर पख्तूनख्वा जो हमारा सूबा है ये आपको दूसरे सूबों से मुख्तलिफ लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्जेंसी भी देखी है, हमने दहशतगर्दी भी देखी है, कुदरती आफात भी हम लोगों ने देखे हैं, इससे कब ज़लज़ले भी आए हैं, सैलाब भी आए हैं, तो उसकी वजह से ही हमारा इदारा जो है वो क़याम में लाया गया था, रेस्क्यू 112 को। और इसका बुनियादी मकसद यही था कि ये इंसानों जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, और उसी वजह से हमारे पास आज हम लोग इतने जो है या अपने पाँव पे इसलिए खड़े हैं कि जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो हमारे पास ट्रेन स्टाफ मौजूद है, हमारे पास हेवी मशीनरी मौजूद है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्वात मदैन बहरैन का जो रोड था लाइन स्लाइडिंग की वजह से रात को बंद हुआ था, उसको 45 मिनट के अंदर अंदर जो है वो रेस्क्यू 112 के एहलकारों ने हेवी मशीनरी के जरिए क्लियर कर दिया था, और वहाँ पे जो आमदोरफ्त के लिए जो ट्रैफिक थी उसको बहाल कर दिया गया था। रेस्क्यू 112 के पास इक्विपमेंट्स हैं जिसको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप देखें कोई भी ऐसा वाक़या होता है तो उसमें दो किस्म के ज़ख्मी या दो किस्म की इमरजेंसीज या दो किस्म की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता है, जिसमें जो है वो ट्रेन मेडिकल टेक्नीशियंस मौजूद होते हैं, और उसके साथ साथ रेस्क्यू 112 की जो एम्बुलेंसेज हैं वो मिनी हॉस्पिटल के तौर पे जानी जाती हैं, क्योंकि उसमें ज़िंदगी बचाने के तमाम तर आलात मौजूद हैं। इसी तरह दूसरा जो टूल इस्तेमाल होता है वो हैवी मशीनरी का होता है, जिसकी वजह से अगर कोई डेब्रीज के नीचे, मलबे के नीचे फंसा हुआ हो या रोड्स वगैरह बंद हो, उसको जो है वो क्लियर करने के लिए ये खासा खुशाइंद है कि रेस्क्यू 1122 केपी के पास ये तमाम तर मशीनरी मौजूद है और तमाम तर जो है वो मैन पावर मौजूद है, और जिसको बरूए कार लाते हुए फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाई की जाती हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल फैज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान रेस्क्यू 1122 केपी से, और चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीजी मेट्रोलॉजिस्ट, और गुज़श्ता रोज़ ज़लज़ले के हवाले से जो है वो बात कर रहे थे। बिल्कुल, और मज़ीद भी अहम इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची की, जहां पर ज़मीं बोस होती रिहायशी इमारतें हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदारी लेने के लिए जो है वो कोई तैयार नहीं है। कराची के इलाके पटेल पारा की बात की जाए, यहाँ फुटबॉल ग्राउंड के करीब गुज़िश्ता माह के आखिर में 3 मंजिला इमारत की ऊपर वाली दो मंजिलें गिरने से मलबे तले दबकर 5 अफराद ज़ख्मी हो गए थे, जिनमें से एक शख्स दम तोड़ गया था। कराची में बिल्डिंग्स गिरने के वाक़यात इससे कबल भी रिपोर्ट होते रहे हैं, मगर इन ज़मीं बोस होती रिहायशी इमारतों का ज़िम्मेदार कौन है? कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। माजी में इमारतें गिरने के नतीजे में बेतहाशा जानी और माली नुकसान हुआ है, जिसके आदाद व शुमार पर भी कई सवालात हैं। बिल्कुल, आज मुमलिकत खुदादाद का सबसे बड़ा शहर कराची कसम पुरसी का शिकार है। कहीं भी शहरी मंसूबाबंदी नज़र नहीं आती। इदारों की अदम दिलचस्पी, तरक्याती और इंतज़ामी वसाइल की कमी है। कहीं टूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक है, तो ना सिर्फ गली कूचों बल्कि नाले तक गंदगी से भरे रहते हैं। कराची ऐसा शहर है
जहां कम आमदनी तबके को रिहायशी मसाइल का सामना है। हुकूमती इदारे रिहाइश की सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। ज़मीन के इस्तेमाल से मुतालिक भी अदादोशुमार दस्तियाब नहीं है जो मनसूबा बंदी के लिए बुनियादी ज़रूरत होते हैं। जब हुकूमती इदारे छत फराहम करने में नाकाम हो गए तो ठेकेदारों को कराची में माहौल साजगार नजर आया। पिछले 30 सालों में हुकूमती इदारों के अमले की मिली भगत से हज़ारों की तादाद में नाकिस तामीरात सामने आई हैं और इसके समरात आए रोज़ ज़मीं बोस होने वाली कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतों के गिरने की सूरत में हमें नज़र भी आते रहते हैं। इस सिलसिले में कोई भी एक्शन नहीं लेता, कोई भी नोटिस नहीं लेता। जो जिम्मेदारान हैं वो भी इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अवाम भी ये शिकवा करते दिखाई देते हैं। क्या कहना है आपको वो दिखाते हैं। साल हो गए, गलियां साफ ही नहीं हुई, गटर का पानी इतना आ रहा है, घरों तक आ रहा है, गंदगी बहुत हो रही है। कचरा इतना 67 फीट हो गया है, हमारे से ऊंचा कहने के कचरा है, हम लोग नीचे हैं। सर्विस का पानी गैस तक में पहुंच जाता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, सालों गुजर गए, कोई सुना हुआ ही नहीं, कोई कचरा उठने वाला नहीं। 15 दिन हुए पूरा गली को क्लियर करा है। इलाके के स्वीपर है ना, वो 46 या 47 है। सुबह में आते हैं, वो उनकी तस्वीरें खींचती हैं, आगे उन्होंने डिपार्टमेंट दी कि लेबर आ गई है, लेबर चली आती वापसी अपने अपने जहाँ मार्टो में वो कहीं भी जॉब कर रहे हैं। अनलीगल सारे काम हो रहे हैं और सिर्फ एक कचरा ही महकमा नहीं उठा सकता। आसमान से आएगी कोई खलाई मखलूक, वो ये मसले हल करेगी। यहाँ इंसान कहाँ रहते हैं? वो तो बेचारे बिल भरने के लिए दुनिया में आए। दरवाजा नहीं खोल सकते हम लोग, तो बच्चे बीमार पड़े हुए हैं सब। पूरा साल भर होने को आ गया, वो गटर लाइन तो डाल के चले गए थे, वो फिर उबल जाती हैं आए दिन। किस बात की हुकूमत है? हम तो बेजार आ गए माहौल से, हुकूमत से, इंतजामिया से। कोई किसी कुछ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। ये गटर के पानी भरा हुए वहीं खा रहे हैं लोग, बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? अब हम क्या करें? अपने घरों को बेच के जाएं, कहीं किराए पे रहें, क्या करें? इस कान से सुनते इस कान से निकालते थे, कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ से गुजरते हमारा दिल इतना परेशान हो जाता है कि ज्यादा कि खुदकुशी कर लो, लेकिन ये गंदगी साफ नहीं हो रही है। हम तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी गैर मुल्क में रह रहे हैं। खुदा के वास्ते हमारे इस लालू खेत पे सीवरेज का निज़ाम सही कर दें। मच्छर बीमारी क्या क्या नहीं है यहाँ पर, खारिज की वबा फूट चुकी है। सीवरेज का निज़ाम इतना बुरा हाल है कि हमें यूं जाना पड़ता है। नाजरीन, शहरी इस वक्त गिरती हुई इमारतों की वजह से खौफ में मुब्तला है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि कई बार इंतज़ामिया से शिकायत की, लेकिन इंतज़ामिया जो है इस हवाले से हरकत में नहीं आई। इसी पे बात करेंगे। सुहेल रब हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल रब, बताइएगा क्या अपडेट्स है आपके पास, क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची की? देखें, अगर हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंतहाई जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाल हो चुका है और मतलब जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनकी तरफ से लापरवाही की इंतहा है।